हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने जीआई खत्म कर लिया था एग्जॉस्टिवली। अब हम शुरू करने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। और मैं दिखा दूं आपको कि हम जो भी केसेस पढ़ेंगे, जैसे ये केस है, तो अगर आपने वीडियो ढंग से देखी तो ना तो आपका आईआईटी जेईई मेंस रुकेगा ना एडवांस रुकेगा, सारे के सारे टाइप्स कवर कर दूंगा। तो नीट, मेंस और एडवांस तक का पूरा कंटेंट है इसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को लेके। शुरू करते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अगर आपको याद हो तो जीआई के बारे में क्या बात की थी हमने, जब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस देखे थे तो उसमें जीआई शो करता था, टेट्राहेड्रल में जीआई शो नहीं करता था। लेकिन जब मैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की बात करूंगा तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं। तो इफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैव अ कायरल सेंटर देन ओनली इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे हम ऑर्गेनिक में पढ़ते थे ऑप्टिकल एक्टिविटी, अगर कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकल एक्टिव है। सिमिलरली यहाँ पर भी हमें क्या देखना पड़ेगा, कायरल सेंटर। तो ये वैलिड कब होगा, जब सारे के सारे लिगेंड कैसे हैं, मोनोडेंटेट। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने मेटल के साथ ABCD लगा दिया, तो क्योंकि मैंने स्मॉल लेटर्स यूज़ किए हैं तो सारे के सारे ही कैसे हैं, मोनोडेंटेट। और सभी अलग अलग हैं तो ये कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो यहाँ पे देख लो, अब ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैविंग एटलीस्ट 2 आइडेंटिकल मोनोडेंटेट। मान लो कि एटलीस्ट 2 आइडेंटिकल हो गए मोनोडेंटेट और एटलीस्ट 1 सिमेट्रिकल बाइडेंटेट हो गया। सिमेट्रिकल बाइडेंटेट मतलब जैसे इथाइलिन डाइमीन, अगर कम से कम एक हो गया तो वो कैसे हो जाएंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब अगर आपने 2 मोनोडेंटेट लिगेंड रख दिए एक जैसे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर आपने एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेट रख दिया तो भी कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। रेस्ट विल बी एक्टिव। तो देखते हैं इसको कौन कौन से केसेस आपको जेई में पूछ सकता है। देखो MA2BC, अब A2 रख दिया यानी कि मोनोडेंटेट 2 रख दिए एक जैसे, तो कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव। तो इनएक्टिव हो गया। A3 रख दिया, मतलब एक ही बार रिपीट नहीं किया, 3 बार रिपीट कर दिया, तो ये भी कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। A2B2 मतलब दोनों ही रिपीट कर दिए तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी इनएक्टिव। A4 में तो भाई सब कुछ ही सेम है, मतलब यहाँ पर भी A है, A है, A है और A है, तो ये भी कैसा है, इनएक्टिव। अच्छा सर ऐसा होता क्यों है, आपने ये तो लिख दिया लेकिन ऐसा होगा क्यों। देखो इसका रीज़न क्या है। पहली बात तो आप अगर सिंपली समझो तो कायरल से भी समझ सकते हैं। अगर 2 ग्रुप सेम हो जाएं तो कायरलिटी खत्म हो जाती है। और कायरलिटी हटने का रीज़न क्या होता है, कोई भी सिमेट्री एलिमेंट का आ जाना। मतलब जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे A रख देता हूँ और यहाँ पे A रख देता हूँ, यहाँ पे B रख देता हूँ, यहाँ पे C रख देता हूँ और यहाँ पे मैं प्लेन पास कर देता हूँ। तो अगर मैंने प्लेन पास कर दिया तो यहाँ पर A को कौन देखेगा, A, मतलब यहाँ पर सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएगी। तो A2BC के केस में भी सिमेट्री होगी। और अगर आप रिपीट करते जाओगे मोनोडेंटेट लिगेंड्स को तो सिमेट्री आती चली जाएगी, जिसकी वजह से वो कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो खैर इतना डिटेल में ना भी पढ़ो तो यार इतना पता होना चाहिए, अगर सारे लिगेंड अलग हैं तो ठीक है, लेकिन अगर कोई रिपीट कर गया तो ख़त्म है काम। अब यहाँ पे क्या है, MAA, मतलब एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड आपने यूज़ कर लिया, इसका मतलब कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव। अगर AA आपने यूज़ कर लिया है तो कुछ भी नहीं देखना, कैसा है, इनएक्टिव। सर ये AA से आएगा क्या क्वेश्चन, बिल्कुल AA से नहीं आएगा। आपको क्वेश्चन कैसा आएगा, जैसे मान लो इथाइलिन डाइमीन यूज़ कर लिया। अब इथाइलिन डाइमीन कैसा होता है, CH2 CH2 NH2 NH2। अगर एक बार भी ये लग गया तो तुम्हारा कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, बात ही खत्म। अगर आपके पास ABC2, अब सर ये इनएक्टिव कैसे है, यहाँ पे तो अनसिमेट्रिकल था, तो भाई बिल्कुल अनसिमेट्रिकल ही है, लेकिन यहाँ पर मोनोडेंटेट को क्या कर दिया, रिपीट कर दिया, C2। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा था, अगर आइडेंटिकल मोनोडेंटेट है तो कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो नो डाउट अब की बार अनसिमेट्रिकल लिगेंड था, लेकिन जो मोनोडेंटेट था आपने उसको रिपीट करवा दिया, तो एक केस ये बन सकता है। अगर आपको ABCD मिल जाए तो मतलब ये अनसिमेट्रिकल था, तो ठीक बात है, चलेगा मेरे को ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। ये भी अलग है C और ये भी अलग है D, तो सब कुछ ही अलग है, तो ये कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं मिलेगा। आप काट पीट के देख लो, अगर कोई भी 2 एलिमेंट्स को आप बीच में ले लेते हो प्लेन में, तो A को B देख नहीं सकता। अगर AB से ही कटवा दिया तो C और D जब देखेंगे एक दूसरे को तो सिमेट्रिकल नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, एक्टिव का केस हो जाएगा। 5th केस पे मैं अभी आता हूँ। अगर AA2 लूँगा तो ये कैसा है, इनएक्टिव, मतलब ये तो रिपीटेड केस ही है। अगर आपने सिमेट्रिकल का एक भी बार ले लिया होता तो ही इनएक्टिव हो जाता है, तो यहाँ पे तो 2 बार ले रखे हैं। अब AB2, AB पहली बात क्या है, ये है अनसिमेट्रिकल। और मैंने यहाँ पर जो केस लिखवाया है इनएक्टिविटी के लिए वो क्या है, अगर सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल ले लिया
तो कैसा रहेगा, एक्टिव। आप प्लेन गुजार के देख लो बीच में से, अगर आपने प्लेन गुजारा तो कहीं पर भी आपको सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगी। ए को बी देखेगा तो ऑब्वियस ही बात है दोनों अलग हैं, तो सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो कौन कौन से केस एक्टिव के हैं, एक तो ये केस एक्टिव का है, एक ये केस एक्टिव का है, और ये तो एक्टिव है ही। और एक खास बात, अगर जो बच्चे IIT एडवांस तक की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये बात ध्यान रखनी है, नेवर कंसीडर अ प्लेन इन विच ओनली वन कॉर्नर ऑफ वन रिंग इज इंक्लूडेड। मान लो आपने क्या किया, प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजारी और उसमें एक रिंग का एक कॉर्नर पकड़ लिया। जैसे मान लो यहाँ पर था A और यहाँ पे लिख दिया A। अब आपने कोई प्लेन पास किया, इसमें ये कॉर्नर आ गया, ये वाला। तो ऐसा कभी मत करना कि प्लेन एज्यूम कर लो जिसमें एक कॉर्नर कटता हो, तो आपका आंसर 101% कैसा आएगा, गलत आएगा। तो ये बात बच्चों को पता नहीं होती और वो फिर एज्यूम करते हैं प्लेन और उनका आंसर क्या हो जाता है, गलत। अब हम टेट्राहेड्रल में देख चुके हैं, टेट्राहेड्रल के ये सभी केसेस हैं, 6 केस। इससे बाहर आपको कोई भी एग्जाम हो, मेंस हो, एडवांस हो, चाहे नीट हो, कोई भी केस नहीं आएगा, गारंटी है मेरी। अब देखते हैं स्क्वायर प्लेनर में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अब स्क्वायर प्लेनर की बात करूं तो ये OI ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जनरली शो नहीं करते, NCERT में भी लिखा हुआ है और वहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल नहीं दे रखा जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता हो। लेकिन IIT एडवांस में आपसे पूछ सकता है, जैसे मान लो ये प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, NH2, ये कुछ लीगेंड दे रखा है और यहाँ पर भी आपको क्या दे रखे हैं, लीगेंड दे रखे हैं। ये पूछ लिया आपसे, अब बच्चा देखेगा कि सर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है और NCERT में तो लिखा हुआ है कि स्क्वायर प्लेनर कैसे होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो आंसर वहीं गलत हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान लगाओ, स्क्वायर प्लेनर तो है लेकिन यहाँ पर अगर मैं सिमेट्री ढूंढने चलूँ तो मुझे नहीं मिलेगी। कैसे, अगर मैं यहाँ पर प्लेन पास कर दूँ, शीशा रख दूं, तो H को कौन देख रहा है, मिथाइल। इस H को कौन देख रहा है, मिथाइल। अगर यहाँ पे भी शीशा पास कर दूं तो इस मिथाइल को कौन देख रहा है, H, और इस H को कौन देख रहा है, मिथाइल। तो इसका मतलब सिमेट्री नहीं है। कोई बच्चा कहे अगर कि सर आपने तो वो वाला प्लेन जान करके पास किया ताकि सिमेट्री ना मिले, एक काम करो मेरे भाई, बीच में से ही पास कर दो प्लेन। इस H को कौन देख रहा है, H, इस मिथाइल को कौन देख रहा है, मिथाइल। सर देखो मिल गई ना सिमेट्री। अरे भाई ऊपर ऊपर मिली है, ऊपर देखते हो तो नीचे भी जाना होता है। तो अगर बीच में से प्लेन पास है, पीछे मिथाइल है, तो इसके पीछे कौन है, हाइड्रोजन। अब मिथाइल और हाइड्रोजन एक दूसरे को नहीं देख सकते, मतलब सिमेट्रिकल नहीं है। और यहाँ पे हाइड्रोजन आगे है प्लेन से और इधर मिथाइल आगे है प्लेन से, तो यहाँ पर सिमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस मॉलिक्यूल को चाहे यहाँ से प्लेन गुजार लो, चाहे यहाँ से प्लेन गुजार लो, चाहे यहाँ से प्लेन गुजार लो, सिमेट्री नहीं मिलने वाली। और अगर सिमेट्री नहीं मिली तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करेंगे, लाइन रीड करी और आंसर लगा दिया। तो ध्यान से देखो सारे केसेस को। अब ये भी स्क्वायर प्लेनर है, इसको देखें, बिल्कुल देखते हैं। मान लो बीच में से प्लेन पास कर दिया, सामने से मिथाइल देखेगा, यहाँ पर भी सामने से मिथाइल देखेगा, यहाँ पर सामने से मिथाइल, यहाँ पर भी सामने से मिथाइल, यहाँ पीछे हाइड्रोजन, यहाँ पर भी पीछे हाइड्रोजन, यहाँ पीछे हाइड्रोजन और यहाँ पर भी पीछे हाइड्रोजन। लो भाई मिल गया एक सिमेट्री एलिमेंट। तो ये कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। कोई बच्चा बोले सर और भी कुछ देख सकता हूँ, यहाँ से भी देख सकते हो, वैसे देखना चाहो तो। हाइड्रोजन को कौन देख रहा है, मिथाइल, हाइड्रोजन को कौन देख रहा है, मिथाइल, और यहाँ पर हाइड्रोजन मिथाइल, हाइड्रोजन मिथाइल। तो अगर आपने ऐसे देखा तो ये तो वैसे भी सेंसिबल तरीका नहीं है देखने का। बीच में से प्लेन गुजारो तो आपको समझ में आ जाएगा। ये इसको देख रहा है, बिल्कुल देख रहा है, ये मिथाइल इसको देख रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को देख रहा है, मिथाइल मिथाइल को देख रहा है। तो सिमेट्रिकल एलिमेंट है, तो यहाँ पर ये कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यहाँ पर देख लो, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस विच हैव किलेट लिगेंड्स विद कायरल सेंटर शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। चेक POS, जो कि मैंने आपको देखना सिखाया कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे देखते हैं। तो पहली बात क्या है, अगर लिगेंड में ही कोई ऐसा कार्बन है जो खुद कायरल है, तो देखूं कि ये कायरल है, ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा था, अलग ग्रुप, मिथाइल एक अलग ग्रुप है, NH2 एक अलग ग्रुप है, और ये वाला नीचे कुछ अलग ग्रुप है, तो यही कायरल हो चुका है। तो अगर ऐसा कोई केस आए तो आपको फिर चेक करना पड़ेगा। ये एडवांस केस है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का। एक सेकेंड, चलो हाँ सही चल रहा है। अब देखते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यार देखो, मैं भी आपके साथ टाइम पास करके जा सकता हूँ कि सीधा लाइन लिखवाऊँ, स्क्वायर प्लेनर शो नहीं करते, टेट्राहेड्रल शो करते हैं। 2 केस बताए जो शो करते हैं, जो नहीं करते उनको दिखाया ही नहीं, तो ये आधी अधूरी नॉलेज रह जाएगी।
अब अगर मैं बात करूं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, इफ़ ऑल द लिगेंड्स आर मोनोडेंटेट और ओनली वन रिंग इज प्रेजेंट, तो पहला केस क्या है, या तो सारे मोनोडेंटेट हों या फिर ओनली वन रिंग हो। तो एनी GI हैविंग AA टाइप पेयर और 2 आइडेंटिकल पेयर्स AB टाइप हो गया विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो वो सब कैसे हो जाएंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव, रेस्ट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। देखते हैं इसका मतलब क्या है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। तो अगर मैं बात करूं MABCDEF की, ABCDEF में मैंने GI पढ़ा रखे हैं, आप जाकर देखना उस वीडियो में, इससे पिछली वीडियोस जो हैं वो GI पर ही हैं। तो इसके टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आ रहे थे 15, और सारे के सारे ही अगर आप देखो तो मोनोडेंटेट लिगेंड्स कैसे हैं, अलग अलग हैं। A अलग है, B अलग है, C अलग है, D अलग है, E अलग है, F अलग है। तो ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसके 15 GI में से 15 के 15 कैसे होंगे ऑप्टिकली एक्टिव। तो मतलब 15 लाइट को डेक्स्ट्रो घुमाएंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और 15 उसकी मिरर इमेज भी बनेंगी जो लाइट को कैसे घुमा देंगे, लीवर रोटेटरी। तो 15 और 15 30, टोटल कितने हो गए 30 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, जिसमें से 15 डेक्स्ट्रो होंगे और 15 कैसे होंगे लीवर रोटेटरी, या इन्हीं को आप बोलते हो इनएंशियोमर्स। तो इनएंशियोमरिक पेयर्स कितने होंगे, देखो टोटल 30 हैं। अगर मैं अपने जूते काउंट करने लगूं 30 टोटल है, तो मेरे पास जोड़े कितने हुए 15 जोड़े। तो यहाँ पर इनएंशियोमरिक पेयर्स अगर आपसे पूछ ले तो आंसर क्या आएगा 15। अगर टोटल आइसोमर्स पूछ ले जो कि ऑप्टिकली एक्टिव हैं, तो वो कितने होंगे 30 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। तो पहले GI पढ़ना, GI में से वो सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे। अब अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि स्टीरियो आइसोमर्स या स्पेस आइसोमर्स, तो ऑप्टिकली एक्टिव पूछ सकता है और ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर दोनों का सम करूंगा तो स्टीरियो आइसोमर्स आ जाएंगे। तो 30 के 30 ही कैसे थे ऑप्टिकली एक्टिव, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। तो टोटल आंसर कितना आएगा 30। अब देखो A2, ये केस जो है, अब ये रिपीटिंग केस है, मतलब A को आपने रिपीट कर दिया। अगर आप इसके GI देखोगे तो उसमें से 6 GI कैसे होंगे ऑप्टिकली एक्टिव। तो पहले मैं फिर से आपको बोलता हूं कि GI के केस देख लो पिछले वीडियो में जाके, क्योंकि बच्चों को लगता है कि हमें GI आता है। तो GI सिर्फ मेरे भाई सिस और प्लेटिन तक सीमित नहीं है, उतना लिमिटेड नॉलेज नहीं है, उससे आगे भी है। अगर 6 GI ऑप्टिकली एक्टिव हैं तो पक्का इनकी मिरर इमेजेस भी होंगी। तो टोटल कितने हो जाएंगे 6 और 6 12, जिसमें से 6 लाइट को डेक्स्ट्रो घुमाएंगे और 6 लाइट को कैसे घुमा देंगे लीवो। अब टोटल देखो, ऑप्टिकली एक्टिव तो मैं निकाल चुका हूँ 12, 6 और 6, तो 12 ऑप्टिकली एक्टिव थे। और टोटल अगर आप देखोगे तो पहले आपको GI पढ़ना पड़ेगा, तो उसमें से ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने रह जाएंगे 3। तो टोटल अगर आपसे स्टीरियो आइसोमर पूछ ले तो स्टीरियो में तो इनएक्टिव भी गिन के देने पड़ेंगे आपको। अगर सोचो अगर ये 3 भी ऑप्टिकली एक्टिव होते तो 3 ना होते, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6 हो जाते। खैर, अब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, तो 3 इनएक्टिव 12 एक्टिव, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने आंसर बताओगे 15। बच्चे क्या करते हैं मैं बताता हूँ, 6 और 3 आंसर रिपोर्ट कर देंगे 9, आंसर हो जाएगा गलत। भाई ये 6 के तो 12 करने पड़ेंगे पहले, तो 12 प्लस जो 3 इनएक्टिव थे वो टोटल कितने हो जाएंगे 15। तो स्टीरियो आइसोमर्स अगर आपसे पूछ ले तो 15। देखो ये कैसे इनएक्टिव कैसे करूँगा मैं इसको, देखो अगर मान लो A2BCDE टाइप है, मतलब A2 का मतलब 2 लिगेंड्स मोनोडेंटेट रिपीटेड है, तो मान लो ये रिपीटेड हैं, बाकी सब जो हैं, अच्छा ये जो हमने केस बनाया ये तो BCDE हो गया हमारा। अब क्वेश्चन है ये रैंडम, NH3 ये 2 बार है, Cl 2 बार है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। अगर ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें से प्लेन पास कर दूँ तो इस Cl को कौन देखेगा, ये वाला Cl, इस NH3 को कौन देखेगा, ये NH3। बच्चों को एक बात और डिफ़िकल्ट लगती है, मतलब मेरे दिमाग में जितने डाउट आते हैं जो मुझसे आज तक बच्चों ने पूछे हैं, मैं वो सारे डाउट आपको खुद से ही बोल देता हूँ, ताकि अगर आपके भी दिमाग में हो तो आपको क्लियर हो जाए। बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ यही ऊपर नीचे है, ऑक्टाहेड्रल में 4 तो प्लेन में है, ये ऊपर है और ये नीचे है। भाई तुम्हें कैसे पता कि ये ऊपर नीचे है। अगर मान लो ये ऊपर और नीचे होते तो गलत शेप हो जाती, नहीं। अब मान लो यहाँ से मैंने प्लेन पास करवा दिया, तो इस Cl को कौन देख रहा है, ये Cl, इस NH3 को कौन देख रहा है, ये NH3। तो ये कैसा हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये कैसा है ऑप्टिकली इनएक्टिव, एक सेकेंड, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब मान लो अगर तुम्हारे पास एक बाइडेंटेट लिगेंड आ गया जो कि सिमेट्रिकल है, मान लो AA है और ये II है,
अब अगर मैंने प्लेन पास कर दिया ऐसे, तो बच्चा कहेगा सर आपने प्लेन पास करा, ये तो ए को आई देख रहा है, ये भी ए को आई देख रहा है, तो अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो भाई ध्यान से देखो, इसको आपको एज्यूम करना पड़ेगा। मान लो ये एक प्लेन है जिसमें 4 एटम पड़े हुए हैं, ठीक है, ये Br ऊपर है और Cl नीचे है। अब मैं क्या करता हूँ, Br और Cl में से एक प्लेन काटता हूँ, ऐसे प्लेन काटता 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 Br कट गया, Cl कट गया। अब जो मेरे कोने पे A और A पड़ा था वो भी तो बीच में से कट जाएगा। अगर उस प्लेन में मान लो ये प्लेन गुजारा मैंने दिया, ध्यान से आपको इमेजिन करना पड़ेगा। अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा आपको कैसे इमेजिन करवाऊँ। मान लो यहाँ पे A है, ये A है कोने में, इस कोने में भी A है, आपने प्लेन गुजारा, Br कट गया, Cl कट गया, तो एक A तुम्हारी तरफ रह गया और एक A मेरी तरफ आ गया। तो A को देख रहा है और I किसको देख रहा है? I को। तो ये भी कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। बच्चों को लगता है कि ये कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव, तो ऐसा नहीं है। ये भी एग्जाम्पल कैसा है? इनएक्टिव का। अब केस क्या है? MABCDEF। तो इसमें जो टोटल आइसोमर्स आएंगे 12 आएंगे और सारे के सारे कैसे हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। अब केस 2 पढ़ते हैं। अब ये सारे जेई के केसेस हैं। आप अगर इसको वहाँ पे बना के देखोगे तो आपका जेई का एग्ज़ाम ख़राब चला जाएगा, स्पेशली एडवांस का। ये जो केसेस हैं वो एडवांस में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर 2 बाइडेंटेट लिगेंड्स आपके साथ लगवा दिए गए, मतलब 2 रिंग्स बन रही हैं, तो उसमें कैसे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म देखेंगे? देखते हैं चलो। इसमें क्या है, एनसीईआरटी ने एक बात लिख रखी है, सिस ऑप्टिकली एक्टिव हैं और ट्रांस कैसे हैं। ट्रांस की कोई बात ही नहीं करी हुई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सिस फॉर्म तो कैसा होगा? पक्का पक्का ऑलवेज भी ऑप्टिकली एक्टिव। फॉर ट्रांस मैं ये नहीं लिख सकता कि ट्रांस इनएक्टिव होंगे। ट्रांस के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिख रखा है कि सिस एक्टिव हैं और ट्रांस जो है वो इनएक्टिव है। भाई ट्रांस के लिए आपको क्या करना पड़ता है? चेक करना पड़ता है। देखते हैं कैसे। अब सर ये केस कैसा है? केस क्या है? 2 रिंग्स का केस है। तो 2 रिंग्स मैंने ऐसे बना दी, AA और ये भी AA। अब अगर ये दोनों लेफ्ट की तरफ मैंने बनाई तो स्मॉल a और स्मॉल a किस तरफ है? राइट की तरफ, यानी कि ये सिस फॉर्म है। अगर A और A अपोजिट आ जाते, स्मॉल a और स्मॉल a अपोजिट आते, तो वो कैसा होता है? ट्रांस। अभी उसको भी देखेंगे। अगर सिस है तो आंख बंद करके क्या लिख दो? एक्टिव है। एक्टिव होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसकी मिरर इमेज भी बना सकते हो। अब वो मिरर इमेज अगर तुम कहोगे कि सर आप ही बना के दिखाओ, तो मैं बना देता हूँ भाई, लेकिन तुम लोगों को भी बनानी आनी चाहिए। तो ये इसकी मिरर इमेज, तो A और A अगर मैं इसके बीच में शीशा पास कर दूं तो A को देखेगा, नीचे वाला A नीचे वाले A को देखेगा, और ऊपर वाली जो रिंग्स हैं वो पहले लेफ्ट में थी तो मिरर में कैसी दिखेंगी? राइट में। तो ये कर लिया। अब ये जो केस है अगर आप इसको देखो तो A और C जो मोनोडेंटेट लिगेंड है वो 180 डिग्री एंगल पे हैं। तो ये कैसी फॉर्म है? ट्रांसफॉर्म। अब मैंने ट्रांस में आपको बोला है, मेरी बात याद रखना, कि चेक करके बता सकता हूँ, देखे बिना मैं नहीं बताऊंगा कि एक्टिव है या इनएक्टिव है। कैसे सर? देखो, अगर मैं यहाँ से इस फॉर्म को देखना चाहूँ तो इसमें भी A और C अगर आप देखोगे तो अपोजिट हैं, और इसमें भी A और C अपोजिट हैं। तो सर इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क है, देखो ये जो मैंने बनाया ये कैसे बनाया? AB, और ये क्या है? AB। तो ये भी AB है। लेकिन अगर मैं इसमें से प्लेन पास कर दूं तो A को कौन देख रहा है सामने से? B, और इधर B को सामने से कौन देख रहा है? A। अगर बीच में से शीशा पास कर दूं तो A को जब B देखेगा तो ऑब्वियस ही बात है कोई सिमेट्री तो नहीं मिली। जब सिमेट्री नहीं मिलती तो कंपाउंड कैसा होता है? ऑप्टिकली एक्टिव। सर कुछ और भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मान लो अब इसमें से शीशा पास कर दिया तो A को कौन देख रहा है? A। B को कौन देख रहा है? B। तो B को B देख रहा है। केस ये भी ट्रांस का है, लेकिन ये कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिमेट्री मिल गई। A को A ने देखा, B को B ने देखा, तुमने मुझे देखा, मैंने तुम्हें देखा, और बात कैसी हो गई? ट्रांस में चेक करने पर मैं बता सकता हूँ कि ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नहीं आएगा तो कमेंट करके बताना, फिर मैं कोशिश करूँगा कि मॉडल लेके आऊँ और किसी और तरीके से आपको समझाऊँ। तो खैर इसके GI कितने होंगे? 6। अब जो 5 होंगे उनमें से 5 होंगे ऑप्टिकली एक्टिव। 5 ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है? उसके दुगने करो, क्योंकि मिरर इमेजेस भी आएंगी। तो 5 2 जा 10। 6 में से 5 अगर एक्टिव थे और 5 की मिरर इमेजेस थी तो 10 हो गए। तो एक GI बच गया जो इनएक्टिव था। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने आएंगे? 11। 5 दूनी 10 + 1 11। किसी बच्चे को अगर यही नहीं समझ में आ रहा कि सर ये आप 11 कैसे लिख रहे हो, तो दोबारा से देख लो। GI में से 5 एक्टिव हैं, 1 इनएक्टिव है, 1 इनएक्टिव है।
ये 5 के आगे भाई भी होंगे 2, तो 10 हो गए। 10 + 1 कितना हो जाएगा टोटल 11। इनैंशियोमेरिक पेयर अगर कोई पूछ ले क्या आंसर आएगा 5। तो ये मैंने केसेस बना रखे हैं, आप इसको देख सकते हो। AB ट्वाइस CD, इसको मैं तोड़ सकता हूँ AB2 CD में। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको ट्रांस देखना है तो CD अगर A को B देख रहा है तो सिमेट्री नहीं है, B को A देख रहा है तो सिमेट्री नहीं है। ट्रांस एक्टिव है ये वाला। ये ट्रांस कैसा है, क्योंकि A को A देखा, B को B देखा, इनएक्टिव। ये तो सिस फॉर्म है, और सिस तो आंख बंद करके कैसी है, एक्टिव है। केस 3 करते हैं, ये भी आपको NCERT में दे रखा है और एडवांस में पूछा जा सकता है। इफ 3 or more than 3 रिंग्स आर प्रेजेंट इन एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, सच कॉम्प्लेक्स विल बी ऑप्टिकली एक्टिव इन एनी फॉर्म। चाहे सिस ट्रांस कोई मतलब नहीं है। ये पंखा दिख रहा है, एक्टिव ही होगा। कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं इसका मिरर इमेज ड्रॉ करूँ, ड्रॉ करने के लिए तो जगह चाहिए होगी। मान लो ये था मेरे पास, ऐसे 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 AA AA AA। अगर मैं इसका मिरर इमेज ड्रॉ कर दूं तो M AA AA, और यहाँ पे भी क्या है A और A। तो मिरर इमेज कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं राइट वाले पंखे को उठा के लेफ्ट वाले के ऊपर रखने की कोशिश करूं तो ये वाला जो पोर्शन है इधर आएगा, लेकिन इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा। इसका मतलब ये कैसे हैं, इनैंशियोमर्स हैं। अगर इनैंशियोमर्स हैं तो सिंपल सी बात है, ये कैसे होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। बच्चे क्या करते हैं, सर इसमें हम सिमेट्री डाल के देखते हैं, सारे लिगेंड सेम हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको इनएक्टिव घोषित कर देते हैं। तो भाई इनएक्टिव नहीं है, मिरर इमेज बनाओ, वो नॉन सुपर इम्पोजेबल आएगा, तो ये कैसे हो जाएंगे, इनैंशियोमर्स। तो ये भी कैसे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। तो कितने ऑप्टिकली एक्टिव, बस एक इसका मिरर इमेज आएगा। अगर ये डेक्स्ट्रो घुमाएगा तो इसका मिरर इमेज लीवो घुमा देगा, अगर ये लीवो घुमाएगा तो वो डेक्स्ट्रो घुमा देगा। तो मतलब 2 पॉसिबल केसेस हैं, एक डेक्स्ट्रो घुमाएगा और एक लीवो घुमाएगा। तो अगर कोई स्टीरियो आइसोमर टोटल पूछ ले तो 2 तो ऑप्टिकली एक्टिव हैं, इनएक्टिव इनमें से कोई होता ही नहीं है, तो इनएक्टिव 0 हो गए। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 + 0 2। वेरी इंपॉर्टेंट केस है ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का, क्योंकि NCERT में मेंशन्ड है। अब अगर मैं बात करूं CO EDTA नेगेटिव, अब CO EDTA नेगेटिव, तो पहली बात तो एक बात बताओ कि EDTA है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो क्या होने वाला है, 6। तो ये GI शो नहीं करेगा, ठीक है। तो GI शो नहीं करेगा, कैसे नहीं करेगा, GI का वीडियो देखो। लेकिन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कैसा है, शो कर देगा। OI शो करेगा। तो दोनों आंसर मुझे मिल गए। बेसिकली EDTA का मैंने पहले आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखा रखा है, कैसे कॉम्प्लेक्स बनाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर चलते हैं। और हाँ, अगर आपको ये नोट्स अच्छे लग रहे हैं और आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मैंने नीचे लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो EDTA 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 EDTA, तो देखो ये जो मैंने इतना सारा ये काम करवाया है, तो ये छोटा मोटा नहीं है, बहुत एग्जॉस्टिव नोट्स हैं। कोई भी एग्ज़ाम आपका इससे क्लियर हो जाएगा। सिनर्जिक बॉन्डिंग, EDTA, रिप्रेजेंटेशन वर्नर, तो बहुत ऊपर चले गए भाई। हाँ, यहाँ पर कराया होगा, ये देखो 4 ऑक्सीजन होते हैं, O1 O3 O2 O4 और 2 नाइट्रोजन। तो EDTA में जो बॉन्डिंग है वो ऐसे होती है। तो यहाँ तक तो मैं आपको वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, और मैं आपको, मेरी तरफ से भी प्रॉमिस है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं आपको छुड़वा दूंगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हमें क्या पढ़ना है, सिडविक का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। तो आइसोमरिज्म आज ख़त्म हो गया ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के साथ। अब नेक्स्ट वीडियो में हमें क्या पढ़ना है, सिडविक एटॉमिक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। तो एक बारी दिखा देता हूँ आपको, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, तो एक बारी हम देखेंगे EAN रूल क्या होता है, और ये JEE में भी आ सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो, आपको लगता हो कि काम किए है, तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ भी शेयर करो, कमेंट भी करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।